Hello everyone, I'm Vidushi and you're watching the YouTube channel of Blueprint Digital. This is the English lecture series for class 9th and today we'll be covering the 10th poem from your Beehive book, which is titled A Slumber Did My Spirit Seal. It is written by the very famous English poet William Wordsworth. Although before we begin, I would request you to do two things. First, आप हमारे चैनल को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें जो भी न्यू वीडियोस और लेक्चर कंटेंट हमारे चैनल पे पोस्ट होता है. फाइन. सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपनी नोटबुक्स और बुक्स अपने साथ लेके बैठें, so that आप साथ के साथ while you are watching this video and while you are understanding the poem explanation and the questions based on it, आप साथ के साथ अपने नोट्स बनाते रहें, अपना खुद से स्क्रिबल करते रहें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि आगे जाके जब भी आप रिवाइज करेंगे बहुत हैंडी प्रूव होंगे. ठीक है, और आपका टाइम भी काफ़ी सेव होगा. फाइन. सो अज्यूमिंग कि आपने दोनों चीज़ें कर दी हैं, आप अपनी बुक्स और नोटबुक लेके आ चुके हैं, विल बिगिन विद द पोएम. सो द पोएम इज टाइटल्ड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. स्लम्बर से क्या मतलब है? स्लम्बर मतलब स्लीप. ठीक है, इसको अगर हम लेमन टर्म्स में समझेंगे तो स्लम्बर का मतलब होता है नैप. ठीक है, छोटा सा स्लीप या फिर एक लंबा सा स्लीप. ठीक, बट स्लीप. ओके. माई स्पिरिट. स्पिरिट मतलब सोल. ठीक है, सो आत्मा जिसे हम बोलते हैं. सील. सील से इसमें क्या समझाया गया है कि जब सील आप किसी चीज़ को करते हो मतलब आप किसी चीज़ को फाइनलाइज कर देते हो. ठीक है, या फिर किसी चीज़ को फिनिश कर देते हो, किसी चीज़ को क्लोज कर देते हो. ठीक है, कि मैंने ये चीज़ सील कर दिया है, मतलब दिस इज द फाइनल थिंग, ये फाइनल चीज़ है, अब इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है. ठीक, या फिर किसी को क्लोज कर देना कि अब उसमें कुछ भी जो चीज़ है वो एंटर नहीं कर सकती. ठीक. सो दिस वॉज द टाइटल ऑफ द पोएम. बट बिफोर वी बिगिन विद द पोएम, थोड़ा हम पोएट के बारे में समझते हैं. सो हमारे पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ. आई एम श्योर ही इज सो मच फेमस दैट आप सभी ने इनका नाम एक बार तो ज़रूर सुना होगा. विलियम वर्ड्सवर्थ, ही वॉज बॉर्न इन यूनाइटेड किंगडम, सो ही इज़ एन इंग्लिश पोएट. ठीक है, और ही इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री. ठीक है, ये जो इंग्लिश जो रोमांटिक पोएम्स होती हैं, ठीक है, उसके इंग्लिश लैंग्वेज के ये फाउंडर्स में से एक माने जाते हैं, बिकॉज इनकी जो पोएम्स थी वो रोमांटिक थीम पे बेस्ड होती थी और रोमांटिसिज्म को इन्होंने बहुत ही पॉपुलर किया था अक्रॉस द यूरोप एंड वर्ल्ड एज वेल इन द लेटर ईयर्स. ठीक है, सो इन्होंने एक सीरीज रखी थी, 5 पोएम की एक सीरीज लिखी थी जिसको ल्यूसी सीरीज कहा जाता है, ल्यूसी पोएम्स कहा जाता है. तो ये जो आपकी पोएम है, दिस इज वन ऑफ द पोएम फ्रॉम 5 पोएम सीरीज विच इज कॉल्ड ल्यूसी पोएम्स. ठीक है, इसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने 1798 और 1801 के बीच में. ये जो साल थे, इन सालों के बीच में, इस ड्यूरेशन में, इन ईयर्स के ड्यूरेशन में विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम की सीरीज लिखी थी, ल्यूसी पोएम्स, और ये 5 पोएम्स थी इस वाली सीरीज में. ठीक है, और उन्हीं पोएम्स का में से एक, उन्हीं 5 पोएम में से एक पोएम है आपकी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. फाइन. एंड दिस इज द ओनली पोएम जिस पोएम में ल्यूसी का नाम नहीं लिया गया है. मतलब इस पोएम में हमें ये तो समझ में आता है, वो बोलते हैं कि ये महिला है जिनके बारे में बात हो रही है, देयर इज दिस वुमेन, अ गर्ल आई एम टॉकिंग अबाउट. फाइन, बट वो कहीं भी नाम नहीं लेते हैं ल्यूसी का. बाकी जो 4 पोएम है उन सब में ल्यूसी को नाम लिया गया है और हमें बताया गया है कि वो इस ल्यूसी जो वुमेन कैरेक्टर है इसके बारे में बात हो रही है. राइट. सो ये जो पोएम है उन 5 में से एक पोएम है. और ये जो ल्यूसी पोएम की सीरीज थी, दो अभी तक जो है इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, एंड सिंस विलियम वर्ड्सवर्थ इज नो मोर विद अस, तो शायद अब क्लैरिटी मिलेगी भी नहीं कि जो ये लूसी थी ये कोई रियल लाइफ कैरेक्टर थी. ठीक है, या फिर ये एक इमेजिनेशन थी. ठीक है, इस बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कोई भी पक्के से किसी को नहीं पता है कि या ये कोई इमेजिनेटिव कैरेक्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, या फिर किसी रियल लाइफ वुमेन के ऊपर ये जो कैरेक्टर है वो बेस्ड था. फाइन. सो दिस वाज अ बिट अबाउट आवर पोएट एंड द पोएम. अब हम इसकी सेंट्रल थीम समझते हैं.
तो इस पोएम की सेंट्रल थीम क्या है? दिस पोएम इज स्लम्बर और स्पिरिट, इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा चुके होंगे. दिस पोएम इज बेसिकली अबाउट डेथ एंड उसका इटर्नल ट्रूथ, उसका फॉरएवर ट्रूथ कि डेथ जो है वो आना ही है. डेथ एक ऐसा रियलिटी है जिससे कोई भी एस्केप नहीं कर सकता है, जिससे कोई भी बच नहीं सकता है. और ये जो है सब लिविंग बीइंग्स के लिए, जो भी लिविंग थिंग है, उन सब के लिए ये एक ट्रुथ है, एक रियलिटी है जो सबको फेस करनी है. ठीक है, कोई भी इमॉर्टल नहीं है, कोई भी अमर नहीं है. ठीक, और ये रियलिटी है जो डेथ की, इसको हम सबको इसलिए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए बिकॉज हम इससे बच नहीं सकते हैं और हमें इसको ही सच मान के अपनी लाइफ को जीना चाहिए. फाइन, सो लेट्स नाउ रीड व्हाट इज द सेंट्रल थीम से. Humans and all other living beings have a certain lifespan and are subjected to change with time. Humans जो होते हैं, human beings होते हैं, और जो बाकी living forms होती हैं जैसे आपके animals हो गए, mammals, birds, ठीक है, dogs, cat जैसे हो गए, ठीक है, ये सब लोग जो भी living beings हैं including human beings, सबका एक certain life span होता है. ठीक है, सबकी एक certain life cycle है. ठीक है, कि ये इनकी आइडियल लाइफ साइकिल है, इस ड्यूरेशन तक इन्होंने अपनी लाइफ को जीना है. एंड आर सब्जेक्टेड टू चेंज विद टाइम. और ये सारी जो लिविंग चीज़ हैं, ठीक है, इनकी एक सेट ड्यूरेशन तो है कि इतने जो टाइम इन्होंने स्पेंड करना है, ठीक है, इतने टाइम तक जो है दे विल बी अलाइव. उसके साथ ही ये लोग चेंज को भी सब्जेक्टेड हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं टाइम के साथ जो है चेंज होती रहेंगी. ठीक है, कोई भी लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग बीइंग है, वो जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उनमें चेंजेस आते रहेंगे. ठीक है, सब चीज़ें जो हैं वो एज होती रहेंगी. ठीक, वो वेरी होती रहेंगी, वो टायर्ड होती रहेंगी, वो एग्जॉस्टेड हो जाएंगी. ठीक है, और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब वो एग्जिस्ट करना बंद हो जाएंगी. दे विल सीज टू एग्जिस्ट, दे विल सीज टू बी अलाइव एंड दे विल बी डेड. फाइन, नोबडी कैन बी स्पेयर्ड फ्रॉम द रियलिटी ऑफ लाइफ विच इज डेथ. कोई भी जो भी इस अर्थ पे है, जो भी इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, वो नहीं बच सकता. स्पेयर्ड मतलब टू लेट गो. ठीक है, कोई भी नहीं बच सकता इस बात से, जो कि एक अल्टीमेट ट्रूथ है, जो कि एक सच्चाई है, और वो क्या है? डेथ. डेथ इज द हार्श ट्रूथ ऑफ ऑल आवर लाइव्स एंड वी मस्ट एक्सेप्ट इट. डेथ जो है एक हार्श ट्रूथ है. हार्श मतलब एक अनकाइंड, एक डिफिकल्ट, एक कठोर और बहुत ही निर्दयी सच्चाई है, और जिसे कहते हैं कड़वी सच्चाई है, और जिसको हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जिसे हम सबको ये मान लेना चाहिए कि हाँ, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबके साथ होना ही है. फाइन, सो ये आपकी पोएम की सेंट्रल थीम थी. एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल पोएम. ठीक है, इसमें 8 लाइन्स हैं एंड उन 8 लाइन्स को 2 स्टैंजास में डिवाइड किया गया है. सो बेसिकली दिस पोएम कंसिस्ट ऑफ 2 स्टैंजास विद 4 लाइन ईच. ठीक, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम की स्टैंजास एक्सप्लेनेशन से. ओके, लेट्स नाउ बिगिन विद द फर्स्ट स्टैंजा व्हिच हैपेंस टू बी अ क्वार्ट्रेन. और दूसरा स्टैंजा भी क्वार्ट्रेन है. क्वार्ट्रेन क्या होता है? क्वार्ट्रेन इज बेसिकली अ स्टैंजा व्हिच हैज 4 लाइन्स. राइट, सो एज वी हैव डिस्कस्ड कि इस पोएम में 8 लाइन्स हैं एंड 2 स्टैंजास हैं, बेसिकली 4 लाइन्स ईच. तो जो दोनों स्टैंजास हैं वो क्वार्ट्रेन हैं. फाइन, सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा. A slumber did my spirit seal. I had no human fears. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly ears. So first line जो है first stanza की, this is basically the repetition of the title of the poem itself, right? और वो हम डिस्कस कर चुके हैं. स्लम्बर से हम यहाँ पे क्या समझ रहे हैं? स्लम्बर का यहाँ पे मतलब है डीप स्लीप. ठीक, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट. स्पिरिट माने सोल. ठीक है, जिसे हम आत्मा कहते हैं. सील, सील मतलब किसी को शट कर देना, किसी चीज को फिक्स कर देना या क्लोज कर देना. राइट, किसी को शट कर दिया या फिक्स कर दिया या क्लोज कर दिया. ठीक है, कि इसको सील ऑफ कर दिया है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता. फाइन, तो यहाँ पे पोएट हमारे क्या कह रहे हैं? अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, कि जो मेरी स्पिरिट थी, जो मेरी सोल थी, क्योंकि फिजिकली तो वो
इतनी गहरी नींद में नहीं जा सकते थे, एक जो नॉर्मल ड्यूरेशन ज़्यादा चलती, ठीक है, कि जो काफ़ी टाइम तक, काफ़ी लंबी ड्यूरेशन तक चलती। तो उन्होंने बोला कि मेरी सोल जो थी, मेरी जो आत्मा थी, ठीक है, वो इतनी गहरी नींद में जा चुकी थी, मतलब कि मैंने कुछ फील करना बंद कर दिया था, कि वो सील हो चुकी थी। इतनी गहरी नींद में मेरी आत्मा चली गई थी कि वो सील हो गई थी, वो फिक्स हो गई थी, दैट आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। और इस कदर तक जो है वो सील हो चुकी थी, वो शट डाउन हो चुकी थी, कि उसमें मैं कुछ भी नहीं फील कर पा रहा था, और कोई भी मुझे ह्यूमन फेयर्स नहीं थे। ह्यूमन फेयर्स कैसे होते हैं? जो नॉर्मल डे टू डे फेयर्स होते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग के। कुछ फेयर्स ऐसे होते हैं, जैसे किसी को फियर ऑफ हाइट होता है, या फिर फियर ऑफ वाटर होता है कि हम डूब ना जाएं, ठीक है। किसी को फियर ऑफ इंसेक्ट्स होता है, फियर ऑफ स्पाइडर्स हो गए, ठीक है। एंड सम पीपल दे वरी अ लॉट, ठीक है। यूजुअली आप देखेंगे एल्डरली लोग जो होते हैं उनको एक फियर रहता है, एक टेंशन रहती है, ठीक, एक परेशानी रहती है, वरीज रहती हैं उन्हें बहुत सारी, कि दिन कैसे शुरू होगा, कैसे ख़त्म होगा, और ये कैसे काम चलेगा, अर्निंग्स कैसे आएंगी, ठीक है। ये डिफरेंट की जो एक एज के साथ जो वरीज आती हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, जो टेंशन्स आती हैं, ठीक है। तो बहुत अलग अलग तरह के जो है आप चीज़ें महसूस करते हैं एज के साथ, ठीक है, हर पर्टिकुलर टाइम में। पर हमारे पोएट क्या कहते हैं फर्स्ट टू लाइंस में, कि मेरी जो आत्मा है, मेरी सोल एक इस कदर की गहरी नींद में जा चुकी थी कि मुझे कुछ भी नहीं फील हो रहा था। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मतलब मैं इतना ज़्यादा एक सील्ड ऑफ हो चुका था, शट डाउन हो चुका था, कि मुझे कोई वरी नहीं थी, मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैं कंसेप्ट भूल चुका था, डर क्या कहते हैं, डर किसे कहते हैं, डर किससे होता है, कैसे होता है, ठीक है। मेरे लिए ये सब चीज़ें कुछ मायने नहीं रखती थी। आई हैड फॉरगॉटन सॉर्ट ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, बिकॉज आई वॉज शट डाउन, आई वॉज इन अ डीप स्लीप। मेरी सोल जो थी वो गहरी नींद में थी। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। शी बेसिकली यहाँ पे लूसी को ही रेफर किया गया है, जो कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक 5 सीरीज पोएम थी, 5 पोएम की एक पूरी सीरीज थी जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। एंड देयर इज स्टिल डाउट्स एंड कन्फ्लिक्ट की जो लूसी है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर पे बेस्ड वुमेन है या फिर एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर थी विलियम वर्ड्सवर्थ का। तो शी इज़ बेसिकली लूसी, ठीक। तो वो बोल रहे हैं कि लूसी मुझे, और मैं इस कदर जो है, जो ह्यूमन बीइंग्स के डर होते हैं, डे टू डे लाइफ की जो वरीज होते हैं, उनसे दूर जा चुका था, कि जो लूसी थी मुझे वो ऐसी चीज़ लगती थी जिसको कुछ फील नहीं हो सकता, ठीक है, उसको कुछ चीज़ टच नहीं कर सकती। एंड द टच ऑफ अर्ली ईयर्स मतलब जो पैसेज ऑफ टाइम है, जो पैसेज ऑफ टाइम है, और अर्थली ईयर्स, क्योंकि हर प्लैनेट पे आप देखते हैं, आप जानते होंगे, और ये एक नोन फैक्ट है कि जो प्लैनेट टू प्लैनेट है, एक ईयर का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। जैसे अर्थ पे जो 365 डेज का एक ईयर होता है, तो वो क्या बोलते हैं कि मुझे ये लगता था कि जो मैं इस कदर गहरी नींद में था कि मुझे लगता था कि लूसी जो है वो बहुत दूर है इन सब चीज़ों से, उन्हें कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। जो पैसेज ऑफ टाइम है, अर्थली ईयर्स जो हैं, जो दिन गुजर रहे हैं, जो टाइम गुजर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी उनको इफ़ेक्ट नहीं करेगा। वो शी वोंट एज, शी वोंट बी इफेक्टेड, ठीक है, शी वोंट चेंज, वो कुछ भी उनमें चेंज नहीं होगा, वो जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। वो ये कंसेप्ट भूल चुके थे एक तरह से लाइफ और डेथ का, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लूसी, जो उन्हें एक ऐसी चीज़ लगती थी जिन्हें ये सब चीज़ें जो है छू भी नहीं पाएंगी, ठीक है। और वो उनका जो टच है, ठीक है, जो उनका इफेक्ट है, उन पर कुछ भी नहीं होगा। वो एक इम्यून लिविंग बीइंग थी उनके लिए, कि उन तक कुछ भी चीज़ जो है पहुंच नहीं पाएगी, और उनको कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी, और वो जैसी हैं वो वैसी रहेंगी। एक तरीके से पोएट स्टैंजा के थ्रू ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने उस पर्टिकुलर लेडी की, लूसी की जो एग्जिस्टेंस है उसको फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं, कभी उनके दिमाग में ये स्ट्राइक ही नहीं किया कि इनको भी कभी कुछ हो सकता है, इनको भी जो टाइम है, जो एज है वो इफ़ेक्ट कर रही होगी, ठीक है, इनके साथ भी कुछ चीज़ें हो रही होंगी। बिकॉज उनके लिए वो ऐसी चीज़ थी जिसको कुछ चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती थी, जिसको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था, ठीक। तो वो एक तरह से बता रहे हैं कि उनको, उनकी एग्जिस्टेंस को, लूसी की एग्जिस्टेंस को उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो रहेंगी ही,
इनको कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। और ये सब वो बोलते हैं क्यों हुआ, क्योंकि उनकी जो सोल है एक डीप स्लीप में जा चुकी थी, जहाँ पे वो ये सब चीज़ें जो है एक ह्यूमंस को जिसके बारे में सोचना चाहिए वो ये सब चीज़ें भूल चुके थे, ठीक है। और ये सब चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती थी। फाइन, सो दिस वॉज ए फर्स्ट आंसर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द राइम स्कीम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंजा। उसके लिए हम सबसे पहले जो 4 लाइन्स है स्टैंजा के उनके एंड वर्ड्स को मार्क करते हैं एंड देन विल फिगर आउट द राइम स्कीम। सो द फर्स्ट वर्ड इज सील, फियर्स, फील, ईयर्स। फाइन, सील इसकी राइम स्कीम हम ए असाइन कर देते हैं। फियर्स, फियर्स जो है सील से राइम नहीं करता तो हम नेक्स्ट अल्फाबेट विच इज बी हम इसको असाइन कर देंगे। देन वी हैव फील विच राइम्स विद सील जिसका राइम स्कीम है ए, सो फील का राइम स्कीम हो गया ए। देन वी हैव ईयर्स विच राइम्स विद फियर्स विच हैज द राइम स्कीम ऑफ बी, सो राइम स्कीम फॉर ईयर्स एंड द फोर्थ लाइन इज बी एज वेल। सो आपकी जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम हो गई ए बी ए बी ए बी ए बी। फाइन, next poetic device which has been used by William Wordsworth in this particular stanza is alliteration. Alliteration से आई एम श्योर हम सब जो है फेमिलियर है। alliteration क्या होता है, जब एक कॉन्सोनेंट का साउंड जो है किसी भी दो या आसपास आने वाले दो से ज़्यादा शब्दों में रिपीट होता है बिगनिंग में, ठीक है। तो alliteration यहाँ पे कहाँ है, फर्स्ट लाइन में ही है, स्लम्बर, स्पिरिट, सील। तो ये दो और दो से ज़्यादा शब्द जो आसपास आ रहे हैं उनकी बिगनिंग जो है सेम कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है और वो कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, स, ठीक है, एस। स्लम्बर, स्पिरिट, सील, तो ये स्लम्बर, स्पिरिट, सील जो है आपका एलिट्रेशन है। फाइन, द थर्ड पोएट्री डिवाइस विच हैज़ बीन यूज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ हियर इज एंजैबमेंट। एंजैबमेंट क्या होता है, जब एक सेंटेंस जो है एक पर्टिकुलर स्टैंजा की लाइन में स्टार्ट तो हो जाता है बट वो उस लाइन में ख़त्म नहीं होता और वो कंटिन्यू कर जाता है नेक्स्ट लाइन में, और क्योंकि वो फर्स्ट लाइन में ख़त्म नहीं होता है जिसमें वो स्टार्ट हुआ होता है सेंटेंस, तो उस पर्टिकुलर लाइन की एंडिंग भी किसी पंक्चुएशन मार्क से नहीं होती है, दैट कैन इंडिकेट स्टॉप। सो बेसिकली एंजैबमेंट इज continued sentences without any usage of punctuation mark to indicate stop. यहाँ पे एंजैबमेंट का आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन में, थर्ड लाइन में जो आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ, कुड नॉट फील पे सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, सेंटेंस कंटिन्यू कर गया नेक्स्ट लाइन में, कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स, ठीक। तो नेक्स्ट लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू कर गया और इसी वजह से जो आपकी थर्ड लाइन है उसके एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, देयर इज नो फुल स्टॉप, कॉमा, कोलन, सेमीकोलर, एनीथिंग, राइट, ब्लैंक है आपका वर्ड के बाद स्पेस, ठीक है। तो सिंस कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है थर्ड लाइन में और वहाँ का जो सेंटेंस है वो नेक्स्ट लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, फोर्थ लाइन में कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन में एंजैबमेंट पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है। फाइन, आई स्टेप असाइड, आपको बोर्ड से कुछ नोट करना है तो आप बोर्ड कर लीजिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। लेट्स नाउ रीड व्हाट डज द सेकंड स्टैंजा से। No motion has she now, no force. She neither hears nor sees. Rolled round in earth's diurnal course, with rocks and stones and trees. तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि जो पोएट हैं वो एक अनएक्सेप्टेबल स्टेट में थे, वो एक नींद वाले एक ऐसे ट्रांस जैसे स्टेट में थे जहाँ पे उनको रियलाइजेशन नहीं थी कि रियलिटी में क्या हो रहा है और कैसे जो लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है, कैसे टाइम जो है वो इफ़ेक्ट करता है जो चीज़ें आसपास होती हैं उनको, ठीक है। वो ह्यूमंस के जो नॉर्मल रूटीन होता है, जो ह्यूमंस के नॉर्मल फियर्स होते हैं, उन सब चीज़ों से भी दूर हो चुके थे। फाइन, बट इस वाले स्टैंजा में ही इज़ बैक इन रियलिटी, ठीक है, ही इज स्नैप्ड बैक इनटू रियलिटी, वो रियलिटी में वापस आ चुके हैं और वो अपने आसपास हो रही चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो चेंजेस जो हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं। कैसे? नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स। अब शी ल्यूसी के बारे में वो बात कर रहे हैं, जहाँ वो लास्ट स्टैंजा में बोल रहे थे कि ल्यूसी जो है ऐसी उनको चीज़ लगती थी जिसको अर्थली ईयर्स टच भी नहीं कर सकते, एंड शी वुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टाइम, शी वुड नॉट चेंज। जो ड्यूरेशन है, जो पैसेज ऑफ टाइम है, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है
उस पे उनका और उन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ल्यूसी जो है जैसी है वैसे ही रहेंगी, वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। बट अब वो ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शी डज नॉट हैव एनी इमोशन, ठीक है, शी डज नॉट हैव एनी इमोशन, वो अब मोशनलेस है, ठीक, वो अब मोशनलेस है, नो फोर्स, और अब उनमें कोई फोर्स भी नहीं है, शी इज लाइफलेस, वो मोशनलेस है और वो लाइफलेस है, उनमें कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई उनमें पावर नहीं है, ठीक है, उनमें वो एक स्पार्क नहीं है, एक वो लाइफ नहीं है जो पहले उनमें हुआ करती थी, बिकॉज शी इज नो लॉन्गर देयर, शी इज डेड। एंड वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मोशनलेस है, वो लाइफलेस है, शी डज नॉट हैव एनी स्ट्रेंथ, कोई उनमें फोर्स नहीं है, उनमें कोई स्पार्क नहीं है उनकी बॉडी में, उनकी बॉडी बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही है। शी नाइदर hears nor sees, उनकी हियरिंग पावर और उनकी जो विजन है वो भी बिल्कुल खत्म हो चुका है, वो भी डेड हो चुका है, ना वो सुन सकती हैं अब और ना वो देख सकती हैं। रोल्ड राउंड इन अर्थ डिurnal कोर्स, डिurnal मतलब डेली, और अर्थ का डेली का कोर्स क्या होता है, जो रोटेशन होती है, राइट। अर्थ ड्यूरल कोर्स इज बेसिकली रोटेशन, जो रोटेशन होती है उसकी, सन के अराउंड जो अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, वो अर्थ का डेली कोर्स है, राइट। इट्स अर्थ डिurnal कोर्स रोल्ड राउंड इन अर्थ डिurnal कोर्स। तो वो क्या बोल रहे हैं कि वो अब मोशनलेस है, वो लाइफलेस है, शी इज डेड नाउ, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, और अब वो अर्थ के साथ उसके डेली के जो कोर्स है, जो उसकी रोटेशन है, ठीक है, वो उसके साथ रोटेट कर रही हैं, और वो जैसे अर्थ गोल गोल घूमती है रोटेशन करते हुए, ऐसे ही वो भी गोल गोल घूम रही हैं, ठीक, वो भी ऐसे ही रोटेट कर रही हैं। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, और उन सब चीज़ों की तरह, रॉक्स की तरह, स्टोन्स की तरह, ट्रीज की तरह, जो कि लाइफलेस होते हैं और जो अर्थ के साथ ही होते हैं, जो अर्थ के साथ एक होते हैं, दे आर सो इम्बाइब्ड इन अर्थ, ठीक है, दे आर वन विद अर्थ, दे आर इंटीग्रेटेड विद अर्थ। इसी तरीके से वो भी इंटीग्रेट हो चुकी हैं, वो भी अर्थ के साथ एक हो चुकी हैं, और अर्थ की जैसे अर्थ रोटेट करती है वो भी रोटेट कर रही हैं, वो गोल गोल घूम रही हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि पत्थर, पेड़ पौधे, स्टोन्स, रॉक्स, ठीक है, पहाड़ और पत्थर, ठीक है, उन सब की तरह जो अर्थ का पार्ट होती हैं, जो अर्थ का एक इंटीग्रेटेड पार्ट होती हैं, और वो जैसे अर्थ रोटेट करती हैं वैसे ही ये सब चीज़ें जो हैं रोटेट करती हैं, उसी तरीके से वो भी इन सब चीज़ों के साथ एक हो चुकी हैं, और वो भी अर्थ की तरह ही डेली रोटेट कर रही हैं। और वो ये वाली लाइंस जो हमें ये भी बताती हैं, ये एक इंडिकेशन भी है कि वो अब अर्थ में बरी करी जा चुकी हैं, बिकॉज वी नो कि आफ्टर डेथ जो क्रिश्चियन लोग होते हैं दे आर बरीड इन कॉफिन्स अंडर द अर्थ, ठीक है, उनको ग्रेव यार्ड में, उनको कब्र में दफनाया जाता है, ठीक है, और अर्थ में दफनाया जाता है, और वहाँ पे उनके आसपास पेड़ हैं, ठीक है, पत्थर हैं, पौधे हैं। तो वो जो उनकी कॉफिन है, वो जो ग्रेव है उनकी, ग्रेव यार्ड में जो ग्रेव है उनकी, वो और वो अर्थ के नीचे है, ठीक। तो वो जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वो भी अर्थ का एक पार्ट बन चुकी हैं अब, और वो भी रोटेट कर रही हैं डेली बेसिस पे, जस्ट लाइक अर्थ। फाइन। सो इस स्टैंजा में, लास्ट स्टैंजा में पोएट अपने जो स्लम्बर है, जो स्लीप है, जिसके बारे में उन्होंने टाइटल में भी बात की है, उस डीप स्लीप से वो बाहर आ चुके हैं। ही इज बैक इन टू द रियलिटी, हिज सोल इज बैक इन टू द रियलिटी, ही इज वेरी मच रियलाइजिंग कि उनके आसपास क्या हो रहा है। ही हैज़ एक्सेप्टेड लाइफ एंड डेथ, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर चुका है कि ल्यूसी जो है वो इमॉर्टल नहीं थी, वो इम्यून नहीं थी लाइफ के चेंजेस से, और लाइफ ने उनको अफेक्ट किया, टाइम ने उनको अफेक्ट किया, अर्थली ईयर्स ने उनको टच किया, और वो अब उनके साथ नहीं है, शी इज़ डेड। और वो जो हमारे पोएट हैं उस चीज़ को, इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि वो अर्थ के साथ अब मिल चुकी हैं, वो अर्थ के साथ एक हो चुकी हैं, शी इज़ वन विद द अर्थ नाउ, एंड जैसे अर्थ रोटेट करती है वो भी उसके साथ रोल कर रही हैं राउंड राउंड, ठीक। सो विद दिस आपकी जो स्टैंजाज हैं और आपकी जो उसकी लाइंस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। अब हम इस पर्टिकुलर स्टैंजा की राइम स्कीम समझते हैं, एंड टू डू दैट हम पहले एंड वर्ड्स जो हैं चारों लाइन के वो मार्क करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज फोर्स, सीज, कोर्स एंड ट्रीज। नाउ फोर्स
we'll assign the rhyme scheme A, the first alphabet. Next is C's, which does not rhyme with force, so we'll assign it the next alphabet, which is B. Then we have course, जो force के साथ rhyme करता है और force की rhyme scheme A है, तो course की rhyme scheme भी A हो गई. Then we have trees, which rhymes with C's, and C's का rhyme scheme B है, so trees का भी rhyme scheme B हो गया. Hence, the rhyme scheme of this stanza is AB, AB. Fine. तो अगर आप ये देखें, जो 8 लाइन की ये पोएम है उसकी राइम स्कीम क्या बनती है? उनकी राइम स्कीम बनती है ए बी ए बी सी डी सी डी, बिकॉज जो फोर्स और सीज हैं, जो इस वाले स्टैंजा के जो ए और बी राइम स्कीम है वो पिछले जो फर्स्ट स्टैंजा है आपके उसके ए बी राइम स्कीम से मैच नहीं करते. तो अगर हम एक टोटल पोएम की राइम स्कीम देखेंगे, ठीक है, ये जो आपकी राइम स्कीम देखेंगे हम, ये 8 लाइन्स की राइम स्कीम है. तो अगर हम 8 लाइन्स की कलेक्टिव राइम स्कीम देखेंगे तो वो ए बी सी डी है. फाइन. और इस स्टैंजा की अगर राइम स्कीम देखेंगे तो वो ए बी ही है, बिकॉज फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन राइम करती है और फोर्थ और सेकेंड लाइन राइम करती है. फाइन. नाउ नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज एलिट्रेशन. एलिट्रेशन कहाँ पे यूज हुआ है? वो यूज हुआ है आपकी थर्ड लाइन में, फर्स्ट वर्ड्स में. रोल्ड राउंड, रोल्ड राउंड. तो रोल राउंड में जो आपका आर साउंड है वो रिपीट हुआ है, वो उससे ही जो बिगिन कर रहे हैं ये 2 वर्ड्स, एंड इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज हुआ है. द नेक्स्ट पोएट्री डिवाइस यूज्ड हियर इज एंजैपमेंट, जो आपके लास्ट स्टैंजा में भी था. एंजैपमेंट इसमें कहाँ पे है? थर्ड और फोर्थ लाइन में. क्यों? बिकॉज जो थर्ड लाइन में सेंटेंस स्टार्ट होता है रोल राउंड इन अर्थ ड्यूरिंग कोर्स विद रॉक्स, तो ये कंटिन्यू कर जाता है नेक्स्ट लाइन में. ठीक है. और क्योंकि ये फर्स्ट लाइन में जिस लाइन में सेंटेंस स्टार्ट हुआ उसी में ही नहीं खत्म होता, इस वजह से थर्ड लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, कोई फुल स्टॉप कॉमा कुछ पंक्चुएशन मार्क नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि आपकी थर्ड और फोर्थ लाइन में एंजैपमेंट यूज किया गया है. फाइन. सो विद दिस we're done with the stanzas, both the stanzas. We'll move on to the questions that can be asked based on this particular poem. But before that, अगर आपको कुछ बोर्ड से नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए. आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Okay? Now let's take a look at the first question that can be asked from this poem. This particular question is based on the very first line, जो कि आपका पोएम का टाइटल भी है, which is A slumber did my spirit see. ये आपके फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन है. ठीक है. तो इसमें जो स्लम्बर वर्ड है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका मतलब होता है डीप स्लीप. तो उसके बेसिस पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाउ डज द पोएट रिएक्ट टू हिज लव्ड वंस डेथ? डज ही फील बिटर ग्रीफ और डज ही फील अ ग्रेट पीस? कि वो जो पहली लाइन है कि वो डीप स्लीप में चले जाते हैं पोएट, तो उससे आप क्या समझते हैं और पोएट को कैसा फील हुआ जब उनके लव्ड वन की डेथ हो गई? क्या उनको बिटर ग्रीफ फील हुआ? क्या उनको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही डीप सॉरो फील हुआ, या फिर उनको पीसफुलनेस की फीलिंग आई और वो ही वॉज एट पीस? क्योंकि आप सोने से ये समझ सकते हैं कि वो पीस को रेफर कर रहे हैं. तो आपके अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि पोएट ने कैसा फील किया? सो द पोएट फील्स बिटर ग्रीफ एंड इज शेकन टू द कोर टू सच एन एक्सटेंट. तो हम ये बोल रहे हैं, इसका आंसर ये हो सकता है कि जो पोएट है, और यही इसका आंसर है कि जो पोएट है उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, उनको ग्रीफ हुआ, तभी तो वो एक उस तरीके के सिचुएशन में चले गए, एक उस स्टेट में चले गए उनकी सोल जहाँ पे उसको कुछ फील नहीं हो रहा था फिर. ठीक है. जहाँ पे वो नम हो चुके थे, वो सब डर जो होते हैं, जो किसी भी ह्यूमन लाइफ से अटैच होते हैं, उन सब डर से वो दूर जा चुके थे, उनको कुछ भी फील नहीं हो रहा था. So the poet feels bitter grief and is shaken to the core. वो अंदर तक हिल चुके थे और अंदर तक उनको दुख हुआ था, और इस एक्सटेंट तक दुख हुआ था, to such an extent that he has lost the sense of any human fears. कि उनको सारे जो कोई भी सेंस होते हैं ह्यूमन फियर्स का वो उसको लॉस्ट कर चुके थे, एंड वरीज आफ्टर द डेथ ऑफ हिज लव्ड वन. तो अपनी लव्ड वन की डेथ के बाद पोएट फेल्ट bitter grief and he was shaken to the core to such an extent that he has lost the sense of any human fears and worries. His soul has gone into a deep sleep, right? And
ही रिग्रेट्स दैट ही टुक हिज लव्ड वंस एग्जिस्टेंस फॉर ग्रांटेड। ठीक है, उनकी जो सोल है वो डीप स्लीप में चली गई थी, वो स्लम्बर में चली गई थी, एंड उनको इस बात की रिग्रेट थी, इसका पछतावा था कि वो हमेशा ये सोचते रहे कि उनकी लव्ड वन जो है वो लूसी जो है वो कहीं नहीं जाने वाली, वो हमेशा यही रहेंगी, और उनकी जो एग्जिस्टेंस है उनको उन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, उनको कभी उन्होंने एक प्रॉपर जो है अहमियत नहीं दी, एक प्रॉपर इम्पोर्टेंस नहीं दी, और उनको ये लगा कि हाँ ये तो हमेशा रहने ही वाली है, उनको कभी इतनी इज्जत नहीं दी जितनी उन्हें देनी चाहिए थी उनकी एग्जिस्टेंस को। ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसको बोर्ड से नोट कर लीजिए, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सेकंड क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इज द पासिंग ऑफ टाइम विल नो लॉन्गर affect her, says the poet. Which lines of the poem say this? So, पोएट जो है इस पोएम में ये बात बोलते हैं कि टाइम के बीतने से उनके लवर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा उन्हें लगता था। तो ये जो पर्टिकुलर इमोशन है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है, वो कौन सी लाइन से रिफ्लेक्ट होती है? द आंसर इज थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स द पोएट सेज दैट हिज लव्ड वन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द पैसेज ऑफ टाइम। कौन सी लाइन्स है वो? शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्ली ईयर्स। ठीक है, तो जो आपके फर्स्ट स्टैंजा की लास्ट 2 लाइन्स हैं, उसके थ्रू पोएट ये बताते हैं कि पासिंग ऑफ टाइम से उनके लव्ड वन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फाइन, नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन which can be asked from this poem is, how does the poet imagine her to be after death? Does he think of her as a person living in a happy state or a heaven? Or does he see her now as a part of nature? Which lines of the poem give you answer? तो इस वाले क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये आपसे पूछा जा सकता है कि पोएट जो है कैसे इमेजिन करता है अपने लव्ड वन को कि वो अपनी डेथ के बाद किस तरीके स्टेट में है। क्या वो हैप्पी हैं और वो एक हैप्पी स्टेट में है जिसको आप हेवन कह सकते हैं, स्वर्ग कह सकते हैं, या फिर शी इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ नेचर। और जो भी आपका इन दोनों में से आंसर है वो आपको किस लाइन्स के थ्रू इंडिकेशन मिलती है उस आंसर की, किस लाइन्स के थ्रू आपको पता चलता है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर। After the death of his loved one, the poet sees her as a part of the nature. ठीक है, क्यों? Because she has been buried in the earth. ठीक है, उनको अर्थ के अंदर ही बरी किया गया है, and he imagines her, जो पोएट इमेजिन करते हैं उसको, rolling along with earth's daily movement of rotation. ठीक है, पोएट क्यों मानते हैं कि वो एक नेचर का पार्ट बन चुकी है? क्योंकि उनको अर्थ में बरी किया गया है। ठीक है, उनकी जो ग्रेव है वो अर्थ में है, अर्थ के इनसाइड है, एंड ही बिलीव्स, ही इमेजिन्स कि वो जैसे जैसे अर्थ का जो डेली मूवमेंट है, जो डेली रोटेशन है, उसके साथ साथ ही वो मूव कर रही है उनकी ग्रेव पे। एंड लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम इंडिकेट दिस। ठीक है, हमें ये किस बात से पता चलता है? पोएम की लास्ट 2 लाइन से, विच आर rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. Right? I hope ये आपको समझ में आ गया होगा. So with this question, this being the last question from this poem, we conclude our 10th poem from the Beehive book, which is titled "A Slumber Did My Spirit See." Fine. This also happens to be the last poem from your Beehive book. I hope you were able to understand the explanation of these stanzas and the questions that we have discussed. और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. ओके, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, सो दैट वाज इट फ्रॉम आवर साइड इन दिस लेक्चर. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू गाइज एंड टेक केयर.